हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की वितान की बुक से चैप्टर नंबर 1 सिल्वर वेटिंग की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यशोधर पंत कौन थे। एक सेक्शन ऑफिसर थे। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी नज़र मेज से उठाते हैं, उनके ऑफिस की जो पुरानी दीवार घड़ी थी उसमें 5:25 हो रहे थे और उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। चूँकि पंत जी हमेशा रोज़ रेडियो न्यूज़ जब सुनते थे उस वक्त सुबह शाम अपनी घड़ी को रेडियो समाचार से मिलाते थे, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही स्लो ठहराया, क्योंकि दफ्तर की घड़ी में 5 मिनट स्लो था और उनकी घड़ी में 5 मिनट फास्ट था। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अपनी निगाह यानी अपनी नज़र अपने जूनियर पर डालते हैं। क्योंकि दिन भर उनका जो व्यवहार होता था वो शुष्क होता था, वो अपने काम से ही काम मतलब रखते थे। इसलिए जब वो ऑफिस से जाते थे तो ये जो हंसी मजाक नहीं करते थे दिन भर, इसलिए ये जो उनका व्यवहार था, ये जो शुष्क व्यवहार था, उसको दूर करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए वो अपने जूनियर से मनोरंजक बात कर रहे थे। मनोरंजक बात करने की जो कला थी उन्हें कृष्णानंद यानी कि जिसे वो किशनदा कहते थे, उनसे इस तरह की जो आदत थी ये उन्हें किशनदा से ही मिली थी। जाते जाते उन्होंने अपने जूनियर से क्या कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, यानी कि आप लोग भी सुस्त हैं और सेक्शन की घड़ी भी सुस्त है। उनकी बातों को सुनकर एक नए नौजवान चड्ढा ने उनसे बदतमीजी की और उनकी घड़ी के बारे में कहा कि आपके चूनेदानी का क्या हाल है, क्या ये वक्त सही बताती हैं। पंत जी ने चड्ढा की बदतमीजी को, बेहुदापन को अनदेखा किया और उनका जवाब उन्होंने दिया था। चड्ढा की बातों का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा था कि मिनट टू मिनट राइट चलती है। इसके बाद चड्ढा ने उन्हें एक डिजिटल जो घड़ी होती है वो लेने का उन्होंने सजेशन दिया था और ये कहा था कि सस्ती मिल जाती है। इस पर यशोधर पंत ने कहा था कि ये जो घड़ी है, जो मेरी कलाई घड़ी है, वो मुझे शादी में मिली थी और मैं पुराने ज़माने का हूँ और मेरी घड़ी भी पुराने ज़माने की है। क्या ये कम है कि ये राइट टाइम चल रही है? इस तरह से उन्होंने नहले पे दहला देते हुए चड्ढा जी के प्रश्नों का उत्तर दिया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आगे इस कहानी में क्या है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेमसे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह से जिस तरह से यशोधर पंत चड्ढा जी के बातों का जवाब दे रहे थे, नहले पे दहला जवाब दे रहे थे, ये जो नहले पे दहला जवाब देते हुए एक हाथ बढ़ा देने की परंपरा थी, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी के सवालों का जवाब देते हैं या फिर किसी से मजाक करते हुए जब बात करते हैं तो नहले पे दहला जवाब देते हुए एक हाथ हम लोग आगे बढ़ाते हैं ताकि दूसरा भी उस हाथ में ताली मारे। ये जो परंपरा थी ये रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में थी, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक पास की थी। यानी कि यशोधर पंत ने मैट्रिक कहाँ से पास की थी? रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। और ये जवाब देते हुए एक हाथ बढ़ा देने की जो आदत थी उन्हें कहाँ से मिली थी? उन्हें रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से ही मिली थी, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों उठ उठाकर हाथ मिलाया करते थे। इस तरह के बढ़े हुए हाथ में क्या होता था कि जो सुन रहा है वो बतौर दाद यानी कि तारीफ में, अगले के बातों के तारीफ में अपना हाथ उनके हाथ में मारता था। यानी कि जब बोलने वाला अपना हाथ बढ़ाता था तो सामने वाला यानी सुनने वाला उनके हाथों में ताली मारता था। और वक्ता वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता में सुनने वाला, दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे और दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। यानी
अच्छी तरह से और गर्मजोशी में हाथ मिलाया करते थे। एक तो होता है कि हाथ बढ़ाने पर ताली मारना, और दूसरा होता है कि नहले पे दहला जवाब देते हुए जब आगे हाथ बढ़ाया जाता है तो सामने वाला भी अपने गर्मजोशी में हाथ मिलाता है। ऐसे ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, यानी कि हाथ मिलाने की जो परंपरा है, जो आदत है, वो किशनदा के क्वार्टर में भी थी। जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत, यानी कि जहाँ पर रोजगार की तलाश में यशोधर पंत आए थे जब उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी, किशनदा के क्वार्टर में ही यशोधर पंत को शरण मिली थी, यानी कि रहने के लिए जगह मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। अब किशनदा क्या थे, उनकी शादी नहीं हुई थी और वो पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले, यानी कि वो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते थे और पहाड़ी इलाके से आए हुए कितने ही लड़कों का ठिकाना ना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। किनके यहाँ रह जाते थे? किशनदा के क्वार्टर में रह जाते थे। ये सारी बातें जो है वो यशोधर पंत क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो चड्ढा से बात हो रही है, लेकिन चड्ढा से बात होते होते किशनदा सोच रहे हैं और यहाँ कहानी में हमें ये भी पता चल रहा है कि जो यशोधर पंत हैं वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं और फिर उनको नौकरी उस ऑफिस में कैसे मिली। ये सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी गई हैं। आगे लिखा है कि जब लड़के आते थे, पहाड़ी इलाके से आते थे, रोजगार की तलाश में आते थे, तो उनके पास ठिकाना नहीं होता था रहने के लिए। तो जब तक उनका अपना कोई ठिकाना नहीं हो जाता था तब तक वो किशनदा के क्वार्टर में ही रहते थे। मैस जैसी थी, जैसे मैस होते हैं उसी तरह से किशनदा का क्वार्टर था। मिलकर लाओ पकाओ खाओ, यानी कि जितने भी लोग होते थे सभी एक साथ मिलकर लाते थे और एक साथ पकाते थे और एक साथ खाते थे। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। यशोधर बाबू यानी कि जो यशोधर पंत थे वो मैट्रिक पास करके आए थे। कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। यानी कि जो क्वार्टर था, किशनदा का क्वार्टर था, वो कहाँ था? दिल्ली में था। यहाँ लिखा है कि यशोधर पंत जब दिल्ली आए थे रोजगार की तलाश में, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वो नहीं लगाए जा सके, यानी कि कोशिश करने के बाद भी सरकारी नौकरी में एक बॉय सर्विस होता है, उसमें भी उनकी नौकरी नहीं लग सकी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। तब किशनदा ने क्या किया था? यशोधर पंत को मैस का रसोइया, यानी कि जहाँ पर सभी लोग एक साथ लाते थे, पकाते थे, खाते थे, उस मैस का रसोइया बनाकर रख लिया, यानी खाना बनाने का काम दिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वो अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। इसके अलावा किशनदा ने यशोधर पंत को क्या दिया था? 50 रुपये भी दिए थे और उधार दिए थे ताकि वो अपने लिए कपड़े बनवा सके और कुछ पैसा वो गांव भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। और बाद में जब यशोधर पंत का एज हो गया सरकारी नौकरी के लिए, यशोधर पंत को किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई, यानी कि उनके ही अंडर में जो यशोधर पंत हैं उनकी नौकरी लगी और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया, यानी कि किशनदा ने किस तरह से ऑफिस में काम किया जाता है ये यशोधर पंत को सिखाया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। अब चड्ढा के बारे में बताया जा रहा है कि जब चड्ढा यशोधर पंत से बात कर रहे थे, उनसे बेहुदापन से बात कर रहे थे,
उस वक्त यशोधर पंत अपने ख़्यालों में भी थे कि किस तरह से वो दिल्ली आए थे, उनको किस तरह से सपोर्ट मिला था किशन से, किस तरह से उन्होंने नौकरी पाई थी। नौकरी पाने से पहले वो क्या थे, वो अपने ख़्यालों में थे। तभी चड्ढा ने ज़ोर से कहा, क्या कहा? बड़े बाऊ, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने सकपका कर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और यशोधर बाबू यानी यशोधर पंत ने जब चड्ढा जी के बातों का नहले पे दहला जवाब दिया था और अपना हाथ आगे बढ़ाया था ताकि चड्ढा जी भी उनके हाथ को तारीफ में गर्मजोशी से मिलाए, लेकिन वो अपने ख्यालों में थे और चड्ढा ने ज़ोर से कहा कि आप किन ख्यालों में खो गए। तभी यशोधर पंत ने जो अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए थे वो सकपका कर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लेते हैं और मेनन से मुखातिब होकर बोले। मुखातिब का मतलब होता है कि और देखना, यानी कि जब किसी से बात किया जाता है तो उसकी तरफ देखकर बोलना ही मुखातिब होता है। तो मेनन से मुखातिब होकर बोले, ना लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। वो कहते हैं, ना लेट मी सी, मैं 6 फरवरी यानी कि 6 फरवरी 1947 यानी कि 1947 में मेरी शादी हुई थी। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया। जिन्होंने यशोधर पंत को कहा था कि उनकी शादी कब हुई थी, उस मेनन ने फौरन हिसाब लगाया। उन्होंने जोड़ा कि कब शादी हुई, कितने साल हो गए शादी को, और जोड़कर वो चाह कर बोलते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। ये दिन बार बार आए सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, यानी कि आज तो आपकी शादी को 25 साल हो गए हैं। शादी को पूरा 25 साल हो गया है। सिल्वर वेडिंग किसे कहते हैं? जब किसी की शादी को 25 साल हो जाते हैं उसे सिल्वर वेडिंग कहते हैं। मेनन चाह कर बोलते हैं कि आपकी शादी को 25 साल हो गए हैं, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, यानी कि यशोधर जी खुश होते हुए शर्मा जाते हैं और शर्माते हुए खुश होते हैं। ये अदा उन्होंने किशन दा से सीखी थी। ये अदा किससे सीखी थी? किशन दा से सीखी थी। किशन दा ने यशोधर पंत की बहुत सी हेल्प की थी, इसलिए जो यशोधर पंत हैं वो किशन दा के नक्शे कदम पर ही चलते थे। और ये जो अदा है वो यानी कि शर्माते हुए खुश होते हुए शर्माना और शर्माते हुए खुश होना, ये जो अदा है ये यशोधर पंत ने किन से सीखी थी? किशन दा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। चड्ढा वैसे भी उनसे बदतमीजी से ही पेश आते थे, बेहुदापन से ही पेश आते थे। चड्ढा ने तुरंत ही घंटी बजाई और चपरासी को बुलाकर कहा कि सुन भाई भगवान दास, यानी चपरासी का नाम क्या था? भगवान दास था। चड्ढा कहते हैं कि सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले। बड़ा नोट मीन्स कि ज़्यादा पैसा ले और सारे सेक्शन के लिए, यानी कि जो भी सेक्शन है, जितने भी सेक्शन है उन सभी के लिए चाय पानी यानी कि चाय पानी का इंतज़ाम कर फटाफट। यानी कि चड्ढा किन से पैसे लेना चाहते थे? यशोधर पंत से पैसा लेना चाहते थे। क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि उनकी शादी को 25 साल पूरे हो गए थे। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग थी, इसलिए वो यशोधर पंत से पैसे लेकर पूरे ऑफिस में यानी कि जितने भी सेक्शन हैं उनके लिए पार्टी का इंतज़ाम करना चाहते थे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। अगर आप इसकी वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, मेरे चैनल को शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।